मेरा नाम विजय है। मेरा दिल्ली में अपना एक छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया हुआ था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत पलट दी कि मैं यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया। मेरी ज़िंदगी यहाँ अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो दिल्ली में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर पहले एक छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई और मैंने अपना खुद का होटल बना लिया जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम किया करते थे। वे सब खाना बनाते थे और मैं उन पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा ज़रूर था पर यह खाना बहुत ही टेस्टी बनता था। लोग दूर दूर से मेरे होटल में खाना खाने के लिए आते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र करीब 28 साल की हो गई थी। मैं शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन अभी तक मैंने किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया था और न ही कहीं मेरा रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैंने एक लड़की को देखा। वह मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। वह मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये परेशान क्यों है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात थी, ना तो मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता था और न ही कोई जान पहचान, लेकिन मैंने उसकी परेशानी महसूस कर ली थी। फिर वह बेचैन होकर बड़े ही रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी, सर मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हैं? प्लीज़ आप इनकार मत कीजिएगा और मुझे नौकरी दे दीजिएगा। मैं बहुत दूर से यहाँ उम्मीद लेकर आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाते थे और मेरा पूरा स्टाफ मेल था। उनमें से कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं यहाँ किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना कर दे, बस इसी वजह से मैंने उसे नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाता था। मैं होटल का मालिक था इसलिए यहाँ मेरी ही मर्जी चलती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे नौकरी नहीं दी। फिर उसने कहा, सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए। मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ। उसका मासूम चेहरा और मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था पर हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे अपनी होटल के सारे काम समझा दिए और बताया कि उसे कहाँ कहाँ काम करना है। मैं उसे सब्जियां काटने, चीज़ों को फ्राई करने और मसाले पीसने का काम बता दिया। खाना बनाने के लिए तो मैंने पहले ही कुक रखे हुए थे। ये सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मजबूर हूँ और आपने एक मजबूर की मजबूरी समझी। मैंने कहा, बार बार अपनी मजबूरी मत बताओ। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैंने मदद कर दी है। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस में ही दे दी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा, सर आपने इस लड़की को नौकरी देकर
अच्छा नहीं किया और फिर पहले ही दिन 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दी। देखिए, कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। आप देखना कहीं ऐसा ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर भाग जाए। लेकिन वह लड़की अगले ही दिन काम पर आ गई और उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। वह लगातार काम कर रही थी, हमेशा टाइम से आती और टाइम से ही घर चली जाती। अब उसे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। फिर एक दिन उसका महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश की। उसने कहा, सर मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसके कहने पर उसे पैसे दे दिए। उसने फिर कहा, नहीं सर, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया और बहुत डांटा। मैंने कहा, ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी घिर गई हो कि साफ साफ ये बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम कविता बताया। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने थे, सलवार कमीज और सिर पर दुपट्टा रखा हुआ था। वह जवान और बेहद खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरी डांट पर वह बहुत शर्मिंदा हुई और उसके बाद उसने मुझे कभी कोई गलत बात नहीं की। लेकिन एक दिन अचानक वह किचन से भागते हुए निकली। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर क्या मामला है। जब मैं किचन में गया तो स्टाफ के सारे लड़के अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने उनसे पूछा, कविता यहाँ से इस तरह क्यों भागी? क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया? वे बोले, नहीं सर, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे शक था जिस तरह वह डरकर भागी थी, जरूर कुछ न कुछ हुआ था। अगले दिन जब वह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा, कल क्या हुआ था? तुम इस तरह क्यों भागी थी? उसने कहा, आपके होटल में जो सांवले रंग का लड़का काम करता है उसका नाम तो नहीं जानती, पर उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं समझ गया कि वह विशाल की बात कर रही है। मैंने पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा, हाँ, मैं एक साइड पर खड़े होकर काम कर रही थी। वह बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने पास आता और मुझसे टकराता, कहता माफ़ कर दो, गलती हो गई है। और फिर हद तो तब हो गई तब उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमर पर रख दिया। तब मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा, तुम्हें उसी समय ये बात बतानी चाहिए थी, भागने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने विशाल को बुलाया और कहा, क्या तुमने ऐसी हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरतें इज्जत की रोटी कमाने की बजाय गलत रास्ते पर चली जाती है। उन्हें लगता है कि जहाँ इज्जत से काम कर रहे हैं वहाँ भी हम महफूज नहीं है। औरतें इसलिए मजबूरन गलत काम कर लेती है। तुम जैसे मर्द उन्हें धकेल देते हो। विशाल ने कहा, सर, ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं आपके साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ और ये लड़की तो अभी 9 महीने पहले ही आई है। आपने उसकी बात मान ली और मेरी नहीं। बात उसकी भी ठीक लगी, लेकिन फिर एक और लड़के ने इशारा किया कि वही लड़का गलत है और उसी ने कविता को छेड़ा। तब मैंने फौरन फैसला किया कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने कहा, विशाल, मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वह चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे निकाला है। ये एक दिन अपना असली रूप दिखाएगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं सही था और ये गलत। जाहिर सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया तो वह मेरी इस बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम भी बदनाम करते हुए
वहाँ से चला गया। लेकिन शाम को मुझे मेरे खास शेफ ने कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अब देखना इस तरह के मैटर आए दिन यहाँ पर होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों के बीच में काम करना कोई मजाक की बात नहीं है। और आप ये भी नहीं जानते कि यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर है। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया, तो कोई 6 साल से नहीं गया होगा, तो कोई 8 साल से नहीं गया। ऐसे में खूबसूरत लड़की के साथ काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द में इतना भी नियंत्रण नहीं होता कि अगर वह अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी औरत पर इस तरह से अपनी नज़र डाल देगा? वह आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। फिर बोला, आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है सर। इस दुनिया में बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता, बल्कि वे दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी पत्नियों को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा, मर्दों को शादी करने की परमिशन है, तो वे इस चीज़ का बहाना ना बनाए कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम के लिए ही कर रहे हैं। किसी भी मर्द को अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो वह उसे सहारा दे, ना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करे। फिर मैंने उसे कहा, अगर कविता को काम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर कविता के लिए मोहब्बत भरी फीलिंग न होती तो मैं भी कभी उसे न तो इस नौकरी पर रखता और न ही उसके लिए इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वह अपनी स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी खास पता नहीं था कि वह शादीशुदा थी, उसके माता पिता थे या फिर उसकी कोई मजबूरी थी। आखिर यहाँ पर काम वह क्यों कर रही थी? मुझे उससे धीरे धीरे सब कुछ पूछना था, और अगर वह कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। यहाँ तक मेरा अंदाज़ा था। मुझे नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी यही नहीं लगता कि वह शादीशुदा है। वह कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी और वह एक कमसीन जवान लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता तो वह खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती। एक दिन सुबह सुबह अपने घर से वह मेरे लिए कुछ बनाकर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था। जो भी था, उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। वह कहने लगी, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो और मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मिठाई बना लेती हूँ। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। वह मेरे लिए अपने हाथ से खीर बना लाई थी। मैंने जैसे ही वह खीर टेस्ट की तो मैंने उससे कहा, तुमने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने कहा, तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ा जादू है। ये खीर तुम मेरे होटल पर भी बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैं उसे अच्छे पैसों पर रखा हुआ था और अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था और होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे। लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी और उसकी परेशानी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, आखिर क्या बात है जो तुम इतनी परेशान रहती हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा,
आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और कन्विंस भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला यही सोचेगा कि पता नहीं यह क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए मैंने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई भी होटल की तरफ आने को नहीं था और जगह जगह पानी भी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ कस्टमर आए हुए थे, लेकिन फिर वे भी चले गए। अभी होटल को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी। मैंने कहा अब सब अपने अपने घर के लिए चले जाओ। बहुत टाइम बाद बारिश हुई है, पता नहीं कहीं ये बारिश ज़्यादा ना पड़ जाए। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे। कविता भी जा रही थी। मैं उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देख रहा था और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वह वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वह अपना कोई सामान यहाँ भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे कहा क्या बात है कविता, हालांकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वह चाहती है। उसने कहा दरअसल मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी भी नहीं है और आपकी शादी भी नहीं हुई है अभी। मैंने कहा यह तुम्हें किसने बताया? तो वह कहने लगी लोग आपस में बात कर रहे थे तो बस मैंने वही सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वह काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। 1 दिन के लिए मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। इसके बदले में वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने ये बात मुझसे कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वही मुझे इस तरह के ऑफ़र दे रही थी, वह भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की से मुंह से इस तरह की बातें सुनता है तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है कि वह यही सोचेगा कि लड़की तो ठीक नहीं है, लेकिन वह शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था तो फिर मैं पीछे क्यों हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे होटल के रूम में ले गया। मैंने कहा अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उससे कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें इसके बहुत पैसे मिलेंगे। पहले तो उसने कहा हाँ, लेकिन फिर बोली मेरी माँ बीमार है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भर के देखने की कोशिश की तो वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह कहने लगी मुझे जाने दो प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था और उसका कॉन्फिडेंट जाग गया था। मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो? और भगवान के लिए अब मुझसे बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। उसने कहा मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी।
आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उससे कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और अब वह मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम चलते जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था। हम लोग आबादी से अब काफ़ी दूर आ गए थे। वह मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है मुझे काम चाहिए, फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे गलत काम करने का ऑफर भी देती है और अब यह कह रही है कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ही कर रही है और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे लेकर जा रही थी कहीं वहाँ पर मुझसे ये सब कुछ छीन न ले, मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे महंगे मोबाइल भी थे। वह सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? यहाँ पर तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज तो बारिश का दिन था, इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसे आज ही यह सब कुछ याद क्यों आ रहा था? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। अब तो मेरे दिमाग में 1000 तरह की बातें आ रही थी। तभी अचानक उसने कहा, वो सामने वाली गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दीजिए। ये घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि घर की दीवारें तो पक्की है, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई थे। वह भी मेरे साथ गाड़ी से उतर गई और फिर हम लोग घर के अंदर चले गए। घर की हालत देखकर मुझे ये आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबों का राज है। इस घर में कुछ भी नहीं था। सामने किसी बच्ची के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया कि यह लड़की शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है, लेकिन जब भी वह काम पर आती थी तो बच्चों को अपने साथ नहीं लाती थी, शायद अपने घर पर छोड़कर ही आ जाती थी। बच्चों की चीज़ें तो पड़ी हुई थी, मगर बच्चा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक बच्चे की पुरानी सी वॉकर भी रखी हुई थी और कुछ खिलौने भी थे। उस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वह मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए कविता से पूछने लगा कि ये कौन है। कविता ने पास जाकर बताया, ये मेरे सर है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, ये वहाँ के मालिक है। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया और उसे पानी पिलाने लगी। उसके बाद उसने उसे दवाई खिलाई। फिर उसने मुझसे कहा, सर आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाइए। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया। यहाँ पर एक और कमरा था और बाहर सिर्फ एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। आंगन तो बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, असल में तो वह बस एक छोटी सी खोली की जगह थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि घर में बच्चों के खिलौने तो पड़े हुए थे, लेकिन बच्चा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। कविता तुरंत बाहर आ गई और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मुझसे पूछा, आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। फिर उसने बताया, अंदर जो आदमी लेटा हुआ है मेरा पति है। यह सुनकर तो जो मेरे हाथ में उम्मीद का शीशा था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और ये पहले से शादीशुदा निकली। उसने कहा, मेरा पति बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा, ये तो मैंने देख लिया है, तुम सच में मजबूर हो। क्या हुआ तुम्हारे पति को जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई? इस पर कविता ने कहा,
मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर क्या हुआ था? उसने कहा, जब मेरी उससे शादी हुई थी तब भी वह ऐसा ही था। मैंने चौंकते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी गई थी जिसे पैरालिसिस है। आखिर किसने तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई थी? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? कविता ने बताया, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ उसका एक ही हाथ पैरालाइज था। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी क्योंकि वह एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन उसका दूसरा हाथ ठीक था और उसी हाथ से वह मुझे बहुत मारता भी था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2.5 साल की थी। वह बीमार हो गई थी। उसे नमूनिया हो गया था। वह बुखार से तड़प रही थी और फिर भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती थी। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ किसने करवाई थी? तो उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे उसके हाथों बेच दिया था क्योंकि वे बहुत लालची थे। ये आदमी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और मेरी खूबसूरती देखते हुए इसने मुझे मेरे माता पिता से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई बस अत्याचार ही बर्दाश्त करती आ रही हूँ। ये अभी भी मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने कहा, अभी भी तुम पर हाथ ये कैसे उठा सकता है? ये तो बीमार है। उसने कहा, इसका पैरालिसिस बढ़ गया है। उसकी टांग पर भी असर हो गया है। ये कानों से सुनाई भी नहीं देता और बोल भी नहीं पाता, लेकिन एक हाथ उसका अभी भी चलता है। उसने अपने पास एक डंडा रखा हुआ है जो उसके बिस्तर के पास ही रहता है। वह अपनी उंगलियों से उसे पकड़ लेता है और जब गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और वह डंडे से मुझे मारता पीटना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ ताकि मेरे शरीर पर जो जख्म के निशान है वह किसी को ना दिखे। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ जाए तो उसे सुबह हो जाएगी। ये आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, फिर भी तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रख रही हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती और इसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर रही हो? इस आदमी के लिए तुम मेरे साथ भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसे मार क्यों नहीं देती? ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है जो औरत को कुछ भी नहीं समझते। शायद मैं खुद भी ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं उसे इस तरह की सलाह देने लगा। उसने कहा, मैं क्या करूं? ये जैसा भी है, पर है तो मेरा पति ही। मैं अपना सुहाग खुद से तो नहीं उजाड़ सकती। जब तक इसकी सांसें चल रही है मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ये मेरे साथ इसलिए बुरा कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे भी बुरा बनाना चाहता था। ये सब लोग तो एक दिन नरक में जाएंगे और उसने सवाल भी ज़रूर किया जाएगा और उन्हें सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मैं उसके साथ कुछ बुरा करती हूँ तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वालों और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी और ये सारे हार जाएंगे। मैंने कहा, तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? वह कहने लगी, अगर ये मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाएंगे। अगर ये अपनी मौत से गया तब भी सब मुझे ही बुरा कहेंगे कि मैंने ही अपने पति को मार डाला। जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालत में है और मुझे मारता भी है, फिर भी उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को
इस बात पर यकीन नहीं आता। आसपास के लोग कहते हैं कि ये अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने जाती है या धंधा करती है। लोग कहते हैं कि ये गलत तरीके से पैसे कमाती है, वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और वह उसे मारता भी हो तो ये उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी। आखिर मैं किस किस को जवाब दूं। इसी वजह से मैं बहुत तंग आ गई थी। इसलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे ही आना है, तो क्यों ना मैं कुछ गलती कर लूं। तभी मैंने आपको वह सब कह दिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वह सब नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। मैं बस बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम पलक रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से ही वह मुझसे दूर चली गई। वह बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गई हुई थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थी। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कविता की बातें सुनने के बाद मैंने उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और जेब में रखे पैसे रख दिए और उसे कहा, ये मोबाइल बेच देना और इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना। नौकरी पर भी आती रहना। मैं अब चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति से कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बाद में उसे समझा देना। मैं उसके पति के पास गया और कहने लगा, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम हो कि उसको नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे तो भगवान की कसम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। वह बहुत हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उसे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल गया। मेरी आंखों में आंसू थे। अब मुझे समझ आ गया कि उसने क्यों अपनी बेटी का सामान वहाँ रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। हर चीज़ पर जमी धूल इस बात का सबूत थी कि जिसकी याद में वह सामान रखा गया था वह इस दुनिया में नहीं रही। मैं वहाँ से चला आया। गाड़ी में बैठकर सोच रहा था, दुनिया कितनी बुरी है। एक तरफ औरत को इतना बुरा बना दिया है कि अगर वह अच्छा भी करे तो लोग कहते हैं नहीं, ये अच्छी नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बना दिया है कि अगर मर्द औरतों के कहने पर गलत काम करने के लिए तैयार न हो तो लोग मान ही नहीं सकते। लेकिन मैंने तो कविता को इनकार कर दिया था, वरना ऑफिस में कोई भी नहीं था। बारिश हो रही थी और कविता ने तो खुद मुझे कहा था कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने इनकार करके ये साबित कर दिया कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का कोई इरादा नहीं रखता तो फिर उसे सबसे खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती। और कविता भी इस पाप से बच गई थी। कविता काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वह भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे उससे सच में बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी अब भी थी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वह कभी भी मुझसे शादी करेगी। अगर उसे अपने पति को छोड़ना होता तो वह अब तक छोड़ चुकी होती। मैंने कविता को अपने दिल के किसी कोने में दबाकर रख दिया, जहां वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहने वाली थी। लेकिन मैंने उसके सामने यह कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी कभी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि उसके पति का बर्ताव अब उसके साथ बेहतर हुआ है या नहीं। क्या वह अभी भी उसे मारता पीटता है और वह चुपचाप सब सह लेती है। लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज वह बहुत खुश लग रही थी
और बहुत खूबसूरत भी। वह मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद वह फिर से मेरे लिए कुछ खाने का बनाकर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों तक वह मुझसे दूर दूर रह रही थी तो मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या लाई हो तुम कविता। तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल मेरे टेबल पर रख दिए। मैंने उससे कहा, तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया। तो वह कहने लगी, नहीं सर, मुझे इन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया। मैंने कहा, यह सब कैसे हुआ। उसने कहा, उस दिन के 2 हफ्तों बाद ही एक रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली क्योंकि मुझे पता था कि अब ये लोगों की आखिरी बातें हैं। आगे मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसने कहा, मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द मेरी शादी होने जा रही है, और वह भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं हैरान रह गया कि वह अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी कर रही है। अगर उसका पति इस दुनिया से चला गया था तो वह मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। अगर मुझे बताती तो मैं उसे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया कि अगले महीने ही 2 तारीख को मेरी शादी है और आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 2 तारीख तो सिर्फ 10 दिन बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वह किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका भी अपने हाथ से गंवा दिया था। वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था। मैं ही उससे इस बारे में बात कर लेता तो वह मुझसे शादी करने से कभी इनकार नहीं करती, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था। तभी दरवाजे पर अचानक हलचल की आवाज़ सुनाई दी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा तो हैरान रह गया। सामने कोई और नहीं बल्कि कविता खड़ी थी और वह दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा पति कहाँ है? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो? वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरा दूल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा है। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और अचानक से मैं समझ गया कि वह मुझसे क्या कहने जा रही है। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप ही वह इंसान है जिसने मेरी मदद की, मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा। मुझ पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने मुझे ये बात कही तो मैं बता नहीं सकता कि उस समय मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैं भी उसकी तरफ हैरानी से खुशी से देख रहा था। मैं पूरी तरह से खुशी में डूब गया था। मैंने उसे गला लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली। वह मेरी पत्नी बन गई और हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया और मेरे घर को अच्छी तरह से संभालती है, और अब तो वह मेरे बच्चे के भी माँ बनने वाली है।
फिर जब 9 महीने पूरे हुए तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह कहती है, ये मेरी वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ गई है। इसका नाम पलक रखूँगी। मैं भी उससे कहा, हाँ तुम इसका नाम पलक ही रखना, क्योंकि वह बहुत प्यारा नाम है। और तुम यही समझना कि यह तुम्हारी वही बेटी है जो दोबारा तुम्हें वापस आकर मिल गई। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटा दी। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था। उसके दम से मेरा होटल भी अच्छा चल निकला। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे कविता के रूप में एक बहुत खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई। अगर उस रात मैंने उसके साथ गलत काम करके अपनी बुरी इच्छा पूरी कर ली होती तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा उसकी मदद की और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई। कविता की ज़िंदगी में भी अब सुकून है। वह जब भी अपने माता पिता के पास थी तो उन्होंने भी उस पर अत्याचार किया था। शादी के बाद उसके पति ने भी उसकी ज़िंदगी दुश्वार कर दी थी, लेकिन मेरे घर में वह सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है। उसे भी यहाँ लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। भगवान ने हम दोनों को जिस तरह से मिलाया और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा किया, वह हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब वह मेरी पत्नी है और मैं एक बेटी का पिता बन गया हूँ। वह मेरी मनपसंद औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंद की औरत से मिलती है वह कभी और से नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कविता जैसी पत्नी मिली। वह मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई। मेरी छोटी सी फैमिली के साथ मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली हर नई और बेहतरीन कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।